माननीय सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादा वोट हमें निकले, ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी की सूझबूझ, हमारे नेतृत्व की सूझबूझ है। इस वजह से मैं अपने पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ। विपक्ष कांग्रेस हो या कांग्रेस के सहयोगी दल हो, हमेशा देश को गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल बराबर निरंतर झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो है उनको जीत हासिल हो गई है, यानी कि जो एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, वो अब अगले उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि 452 वोट उनको मिले हैं। वही जो इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको महज 300 ही वोट मिले हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद है फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जी। सर, जिस तरीके से एनडीए के जो उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनकी जीत हो गई है, 452 वोट मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए मैं सबसे पहले जो अपने माननीय सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को चयन किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को, एनडीए पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को घोषित किया। जो हमारे 422 वोटों में हमें 452 वोट, हम पहले ज़्यादा वोट हमें निकले, ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी की सूझबूझ, हमारे नेतृत्व की सूझबूझ है। इस वजह से मैं अपने पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से निर्णय लिया और अच्छे कैंडिडेट का चयन किया। और मैं पुनः अपनी लोकसभा की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उपराष्ट्रपति को देता हूं। आशा करता हूं कि वो और आगे इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि हमारी जीत होगी और हमारे कैंडिडेट ही जीतेंगे, और राहुल गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता लगातार ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जबकि आंकड़े आप लोग के पास पहले से ही थे, फिर भी वो लोग जीत की बात कह रहे थे। अब क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष के लिए? विपक्ष कांग्रेस हो या कांग्रेस के सहयोगी दल हो, हमेशा देश को गुमराह करने का काम करते हैं। उनके पास आंकड़ा ही नहीं है तो कहाँ से जीत लेंगे? तो इसलिए उनके पास आंकड़ा नहीं तो झूठ बोलते हैं। हमेशा ही कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल बराबर निरंतर झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश ये जान भी रहा। अभी वो चिल्ला रहे हैं कि साहब, कभी चिल्लाने लगते ईवीएम खराब है, कभी कहते निर्वाचन आयोग खराब है, कभी बता देते साहब वोट चोरी हो रहा है। इस तरह के कभी कहेंगे मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाए। ये सुन सुन के लोगों के कान पक गए हैं। देश के लोग इन चीज़ों से जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल इस तरह की बात करते हैं, लोग उन पर हंसते हैं और ये सिद्ध भी होता है। उन्हें जो आंकड़ा वो कह रहे थे, वो अपने को, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से बात करके कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा जीवित रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी कैंडिडेट फेस नहीं कर पाता है, चुनाव बुरी तरीके से हारता है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रही है हर क्षेत्र में। जी सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए हमारे पड़ोसी देश नेपाल के हालात अभी बेकाबू हो गए, वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ के पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सभी के आवास को जलाया गया, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इस्तीफा सौंप दिया। वहाँ की घटना को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो हालात भारत में भी हो सकते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भारत में भी इसी तरह के हालात हो सकते हैं अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यानी कि जो मुद्दे हैं युवाओं के अगर नहीं सुने जाएंगे तो यहाँ पर भी इस तरह के हालात हो जाएंगे। जो नेपाल में घटना घट रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कहीं पर भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग जो इस तरह की वार्ता काम करते हैं, लोगों ने अपना कोई विरोध प्रकट करना है, अपनी मर्यादा में रह के, अपने संवैधानिक दायरा में रह के विरोध प्रकट करना चाहिए। मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ विरोध ना करें, विरोध करें, लेकिन एक संवैधानिक दायरा में। किसी को जिंदा जला देना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, लेकिन ये नेपाल में हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। संजय राउत जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं उनके दल की सरकार जब आएगी या उनके सहयोगी दल की कभी सरकार, कभी, मैं मुझे लगता नहीं कभी जीवन में मेरे जीते जो मुझे नहीं लगता कभी वो सत्ता में आएंगे, और आते हैं तो उनके ज़माने में ऐसे हालात हो सकते हैं। लेकिन जब तक मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कभी भी इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में मोदी जी ने जिस तरह से लोकप्रियता है,
गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने चलाई हैं, उसकी वजह से पूरे विश्व में माननीय मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। नेपाल की तो तुलना छोड़ दीजिए, हमारी तुलना अब अमेरिका, रूस, चाइना, उसमें हम लोगों की गिनती आने वाली है। महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान उभरने वाला है, विकसित राष्ट्र बनने वाला है। मुझे लगता है जो तुलना की जाए, मैं संजय राउत हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है कि उनको तुलना करनी है तो अब इसे हिंदुस्तान को महाशक्ति के रूप में तुलना करनी चाहिए। नेपाल से तुलना, भारत की या पड़ोसी देशों से तुलना, पाकिस्तान से या नेपाल की या बांग्लादेश से हिंदुस्तान की तुलना अब नहीं हो सकती है, क्योंकि अब हिंदुस्तान काफ़ी आगे जा रहा है, विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भी देखा है किस तरह से अपने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, और पूरे हमारी सेना हो चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति के साथ मात्र 20-22 मिनट में पाकिस्तान के जो आतंकी शिविर थे उनको नष्ट कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। नेपाल जैसे तो हालत मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालत हिंदुस्तान के कभी होंगे तो जो हिंदुस्तान के जो विरोधी देश हैं उनके ऐसे ही हालत होंगे। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से पीएम मोदी जो है अभी दौरा उन्होंने किया हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, जहां बाढ़ आया हुआ है, तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पीएम दौरा कर रहे हैं, उन्होंने राहत पैकेज भी दिया, मगर विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोई मतलब अभी तक मदद नहीं की केंद्र सरकार, हमारे यहाँ तबाही आ गई पंजाब में और हिमाचल में, लेकिन बावजूद उसके पीएम ने दौरा किया, वहाँ पर मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने कहा है, बराबर कह रहे हैं और बराबर अपनी टीम भी भेजी है। ये उनका विपक्ष के लोगों का इस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाना का मैं देख रहा हूँ जब से ये ज़्यादा प्रचलन है। जो हमारी सरकार कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो कर रहे हैं उसको तो वो नहीं बता रहे। सब पूरी टीम गई है, उसका सर्वे कर रहा है, और जो भी आर्थिक मदद है ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी इससे पहले भी कहा है, और इसीलिए स्वयं वहाँ हमारी जो टीमें हैं सरकार की, भारत सरकार की जो टीमें हैं सर्वे कर रही, और उनकी भी टीमें सर्वे कर रही हैं। और जो सर्वे में आएगा, किसानों को किसी तरीके से, किसानों का हो या किसी तरह से कोई भी नुकसान हो, उस नुकसान की जो भी भरपाई है भारत सरकार करेगी। प्रधानमंत्री अब आज तो पंजाब भी गए थे, वहाँ लोगों से मिला, उन्होंने मुलाकात की किसानों से, हिमाचल भी गए, तो पीएम तो खुद ग्राउंड पे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी जाना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी जाना चाहिए, जो घर बैठे इस तरह से गाल बजा रहे हैं, उन्हें ग्राउंड पर जाना चाहिए, बाढ़ को सही रूप से आकलन करना चाहिए, गाल नहीं बजाना चाहिए। अब संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके लिए आर्थिक मदद उनकी तरफ से नहीं है तो उनके यहाँ जो भी अपनी दल के द्वारा क्या मदद कर सकते हैं। ये दैविक आपदा आती हैं तो इसमें सब लोगों को किसी भी पार्टी की आलोचना या नेता की आलोचना न करके हम सब का कर्तव्य बनता है उसको हमें, हर जो पीड़ित है उसकी हमें मदद करनी चाहिए, तन मन धन से, जैसे भी हो वैसे हमें मदद करना चाहिए। जो जैसे लायक है वैसे हमको बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद हैं फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।